नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर वीमेन, राजघाट. This is week number 3 and lecture number 13. स्तूप आर्किटेक्चर, टाइटल स्तूप एट सांची. इस लेक्चर में हम सांची स्तूप के बारे में बात करेंगे. सांची स्तूप में हम इंट्रोडक्शन, जोग्राफिकल लोकेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट ऑफ स्तूप इन सांची और सांची स्तूप के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे. सांची और भरहुत मध्य भारत में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाने जाते हैं और यह एक महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में मध्य भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है. यह सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची में स्थित है. ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची स्थित है. इसे पूर्व में काकनवा, काकन्य इस नामों से जाना जाता है, जो कि हमें ब्राह्मी लिपि में इस बात का उल्लेख मिलता है. सांची बेत्रवती और विदिशा नामक नदियों के संगम पर दरसार देश की प्राचीन राजधानी विदिशा मथुरा से प्रतिष्ठान की ओर जाने वाले महापथ पर एक प्राचीन और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थित है. यह पूरा स्थल बुद्ध के जीवन से सीधे तो नहीं संबंधित है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा विदिशा क्लोज है, क्योंकि मौर्य काल में यह एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था. सांची स्तूप के रिमेन्स में हमें स्तूप, पिलर्स, श्रेन्स एंड स्ट्रक्चर्स जो मुख्यतः प्राप्त हुए हैं, उनको हम 3rd सेंचुरी BCE से 12th सेंचुरी CE तक क्रमबद्ध करते हैं. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सांची से प्राप्त पुरावशेषों को 3rd सेंचुरी BCE से 12th सेंचुरी CE तक निर्धारित किया गया है. अगर सांची स्तूप की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में हम बात करें तो सांची, जो कि बेत्रवती और विदिशा नामक नदियों के संगम पर 5.5 माइल्स की दूरी पर स्थित है. यह भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर सांची एक गांव के रूप में स्थित है. यह प्राचीन व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है, जो कि उज्जैन से कनेक्ट करता था और यह पूर्वी मालवा का सबसे बड़ा स्थान था. सांची, जो कि ईस्टर्न मालवा का कैपिटल था. अब इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सांची स्तूप. सांची स्तूप में को सर्वप्रथम 1918 में जनरल हेनरी ट्रेलर ने इसको डिस्कवर किया था और इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं. सबसे पहला साइंटिफिक एक्सकवेशन इसको मेजर कनिंघम और लेफ्टिनेंट कर्नल FC मैसे के द्वारा कराया गया था, जो 1851 में. अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम 1818 में जनरल हेनरी ट्रेलर ने इसको डिस्कवर किया था. उसके बाद अगर साइंटिफिक एक्सकवेशन के बारे में हम बात करें तो मेजर कनिंघम ने और लेफ्टिनेंट कर्नल FC मैसे ने इसको 1851 में इसको एक्सकवेशन करने का काम किया था. और यहाँ पर हमें बहुत सारे मोनेस्ट्री, छोटे छोटे स्तूप, स्मॉल स्तूप और हमें अलंकृत गेटवे यहाँ पर दिखाई देते हैं. उसके बाद हम अलेक्जेंडर कनिंघम और सन जॉन मार्शल ने यहाँ पर जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसको डिसाइफरमेंट करने का काम किया. कनिंघम और मैसे ने इसके पास भी बहुत सारे स्तूपों को भी खोज निकाला, जो कि सोनारी, सतधारा, भोजपुर, अंधेर, इन विभिन्न पुरास्थलों में यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं. और बहुत सारे रेलिक्स इन्होंने इंग्लैंड में इसको भेज दिया. जो बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स हमें सांची में दिखाई देता है वो हमें 3 रूपों में मिलता है. स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2 एंड स्तूप नंबर 3. स्तूप नंबर 1 में अगर हम बात करें तो रेलिक्स ऑफ बुद्धा, यानी कि जो भगवान बुद्ध के धातु अवशेष हैं. स्तूप नंबर 2 में बात करें तो हमें उनके ग्रेट टीचर और मिशनरीज के हमें धातु अवशेष मिलते हैं, जो कि अशोक काल में थे. 3rd में अगर हम बात करें तो महामोगलायन एंड सारीपुत्र के फ्लावर्स एंड उनके जो रेलिक्स हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं. तो इस आधार पे 3rd में हमें रेलिक्स, फ्लावर्स, महामोगलायन और सारीपुत्र के प्राप्त होते हैं.
इस आधार पे स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2, स्तूप नंबर 3 में महत्वपूर्ण अवशेषों के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर किन के अवशेष संग्रहित किए गए हैं और उनकी महत्वपूर्णता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ स्तूप इन सांची। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें कि सांची में हमें उनके मुख्य भाग क्या क्या मिले हैं, और हमें सबसे उत्तम उदाहरण ये है कि सांची हमें आज भी उस स्थान पर दिखाई देता है जो कि भरहुत हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो सांची हम आज भी वहाँ पर मध्य प्रदेश की विदिशा में हम सांची को देख सकते हैं और उसके एलिमेंट्स को वहाँ पर हम देख सकते हैं। सांची स्तूप में हमें प्रदक्षिणा पथ, सोपान, वेदिका, छत्रावली, हर्मिका और तोरण, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया गया है कि ये स्तूप के मेन एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें सभी स्तूपों में दिखाई देते हैं, जो कि हमें सांची में भी दिखाई दे रहे हैं। और इसका प्रेजेंट जो डायमीटर है 120 फीट है और जो इसकी पूरी हाइट है वो 54 फीट है। इसके साथ ही साथ जो ये विभिन्न कालों में इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, सबसे पहले मौर्यन पीरियड, जिसमें कि विभिन्न कालों में इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, जो कि मौर्यन पीरियड में इसमें ब्रिक यूज किए गए, जो आज करंट साइज है उस आकार के आधे में था। बाद में ये परिष्कृत और इसको बाद में इसको विकसित किया गया, इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया गया। सुंग पीरियड में बात करें तो इसका और भी डेवलपमेंट हुआ। जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ उसकी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें कि वेदिका जो कि स्टोन से फेंस करा दिए गए, अंड, मेधी, हर्मिका जो कि डोम के सबसे ऊपरी जो भाग होता है जिसको हर्मिका कहते हैं, उसको हम शुंग काल में सांची के स्तूप में उसका विकास कराया गया। इनकी सूचनाएं हमें शुंग काल में दिखाई देती है। देन सातवाहन पीरियड जो कि 1000 BCE के लगभग, यहाँ पर इस स्तूप को और इन्हेंस किया गया और उसमें 4 तोरण द्वार जोड़े गए। तो ये डेवलपमेंट हम मौर्यन टू सातवाहन बात करते हैं कि मौर्य काल में जो स्तूप की संरचना थी वो शुंग काल में विकसित हुई, देन सातवाहन काल में विकसित। तो क्या क्या मेन जो एलिमेंट थे उनमें जुड़ते चले गए और आज हमें सांची स्तूप जो देखने को मिलता है वो विभिन्न कालों में विकसित अवस्था का स्वरूप हमारे पास दिखाई देता है। उसके बाद फाइनल जो एडिशन है वो हमें गुप्ता पीरियड में दिखाई देता है, जहाँ पर 4 सीटेड बुद्धा इमेजेस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका परिवर्धन और किन किन कालों में किस प्रकार से हुआ। ये डायग्राम के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश की कि मौर्यन पीरियड में हमें सांची किस रूप में दिखता है, शुंग में यहाँ पर क्या क्या इसमें एलिमेंट्स जुड़ गए, जिसमें हम देखते हैं कि वेदिका और इसके स्टेयर्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जुड़ती दिखाई दे। हर्मिका, छत्रावली, ये सारी चीज़ें हमें शुंग काल में जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। इसके साथ ही सातवाहन में यहाँ पर तोरण द्वार जो कि हम सांची में देखते हैं और उस पर विभिन्न अलंकरण भी हम देखते हैं। तो ये डेवलपमेंट का फेज मौर्यन टू सातवाहन किस प्रकार से हुआ हमें सांची में दिखाई देता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें कि एक स्तूप में मेन एलिमेंट्स क्या क्या होता है, तो हम देखते हैं कि ये हर्मिका, ये छत्रावली, दिस इज अंड, ये तोरण द्वार, ये इसका इनक्लोजर वॉल, ये मेधी। तो इस तरह से स्तूप को हम उनके एलिमेंट से जानते हैं और इनके ये पर्टिकुलर नेम होते हैं जिस आधार पर हम स्तूप को डिफाइन करते हैं कि स्तूप में क्या क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं। ये सांची स्तूप 1 है जिसको हम मुख्य स्तूप के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सांची में भी 3 स्तूप के बारे में चर्चा मिलती है, 1, 2, 3। तो अभी हम स्तूप 1 के बारे में बात करें और उसके एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये प्लान ऑफ सांची है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लान ऑफ सांची को हम किस प्रकार दर्शाते हैं, जिसमें कि वेदिका, एक्सिस पिलर, हर्मिका, वेदिका, तोरण जो कि हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चारों तरफ हम तोरण द्वार इसको जिसको पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिण तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये स्तूप जो है वह ब्रिक और स्टोन से बना था और टाइम टू टाइम जैसे हमने बात किया कि इसमें संशोधन होता रहा, इसमें एलिमेंट्स जुड़ते चले गए और यहाँ पर हर्मिका,
तोरण, वेदिका, इन सारे नामों से इन स्तूप को जो एलिमेंट जुड़ते चले गए, उस आधार पे हम स्तूप के सारे नामों को देखते हैं। और इस स्तूप में जो चारों तोरण द्वार हैं वो चारों डायरेक्शन में लगाए गए हैं। उसके साथ ही साथ जो इनका स्ट्रक्चर है वो प्लान में सर्कुलर वृत्ताकार शेप है, ये भी हमें दिखाई देता है। ये चारों जो तोरण द्वार हैं वो 4 गेटवे यानी कि चारों दिशाओं में लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ इस पे भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कथानकों और जातकों कथाओं का अलंकरण है, जिन कुछ कथानकों के बारे में हम स्क्रिप्चर्स में बातें करेंगे। इसके अलावा हमें सिंबॉलिक रूप में यहाँ पर अंकन दिखाई देता है, लाइक लोटस, विल, थ्रोन, पीपल ट्री, जो कि भगवान बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ हमें इनका आर्किटेक्चरल यानी कि वास्तुकला और इनकी तकनीकी टेक्निकल स्किल को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इतने सुंदर और सुसज्जित रूप से यहाँ कलात्मक का परिचय दिया है। और इसके साथ ही साथ हमें बहुत सारे एनिमल स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं और बहुत सारे अलंकरण भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। टॉप पैनल जो कि हम तोरण को देखेंगे उस पर त्रिरत्न सिंबल की बात होती है। ये त्रिरत्न भगवान बुद्ध से संबंधित है, जिसमें कि बुद्ध, धर्म और संघ की बात होती है। भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्त के बाद जब उनके अनुयायी बुद्ध के शरण में जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इस वाक्य के साथ और इसको उन्होंने त्रिरत्न के रूप में प्रदर्शित किया है और ये यहाँ पर दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर का जो टोटल हाइट है वो 10.36 मीटर है। और यहाँ पर जो तोरण द्वार बने हैं, जो आपको मैं चित्र के माध्यम से भी दिखाती हूँ कि ये इनका तोरण द्वार है जिसके मेजरमेंट की मैं बात कर रही हूँ। ये यहाँ पर टोटल जो है वो 10.36 मीटर है। तोरण 2 स्क्वायर अपराइट कॉलम, ये स्क्वायर जो है ये कॉलम्स दिखाए गए हैं। इसके साथ ही साथ विथ कैपिटल्स लॉयन या एलिफेंट, यहाँ पर आप देखते हैं कि इस कैपिटल जो शीर्षक की बात हो रही है इस पे एलिफेंट और लॉयन की फिगर की बात की गई है। तो इस तरह से एक तोरण द्वारों की जो हमें अलंकरण दिखाई देते हैं उस पे हमें टोटल हाइट इसकी है और तोरण 2 स्क्वायर अपराइट कॉलम्स विथ कैपिटल लॉयन। The तोरण consisted of 2 square upright columns with capitals और lion और elephant heads denoting strength, जिसमें हम इस कैपिटल की बात करते हैं और यहाँ पर इसको दर्शाया गया है जो कि पिलर्स के ऊपर है। और यहाँ पे आर्काइट्रेव्स जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें जो हमने त्रिरत्न की बात की थी वो त्रिरत्न ये सिंबल है और ये धर्म चक्र है जो कि यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई देता है। ये पूरा सर्कल होगा और इसमें चक्र का सिंबल होगा जो कि मूल स्वरूप में यहाँ पर ये भग्न अवस्था में यहाँ पर दिखाया गया है। इसके साथ ही साथ ये अपराइट्स जिनको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, इसके साथ ही साथ इनकी मध्य में ये लोटस ड्रॉप है जो अंदर इसके वॉल में लगा हुआ है। और यहाँ पर ब्रैकेट फिगर जिसमें कि यक्षिणी की आप मूर्ति देख सकते हैं, जो ऐसा बताया जाता है कि साल भंजिका यानी कि वृक्ष, पेड़, पत्तों और उससे घिरी हुई यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और कैपिटल और ये नीचे जो पिलर्स की बात हम करें कि पिलर है तोरण द्वार, तो ये पूरा तोरण द्वार का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सेक्शनल व्यू ऑफ सांची स्तूप है जो कि आंतरिक रूप से स्तूप का क्या स्वरूप होगा ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। सांची स्तूप में हम बात करें तो अशोक के समय यहाँ पर ये स्वास्तिक शेप का प्लान इसका बना होगा और रेलिक माउंट्स। और यहाँ पर जो तोरण द्वार है इसमें मुख्यतः 4 तोरण द्वार दिखाई देते हैं, जिसके साथ ही लॉयन टू द साउथ, एलिफेंट टू द नॉर्थ एंड ईस्ट एंड ड्रॉप टू द वेस्ट। तो किस दिशा में किसका अंकन है, यानी उत्तर में लॉयन का, नॉर्थ ईस्ट में एलिफेंट का और पश्चिम में वामन यानी ड्रॉप का फीचर्स हमें इन गेटवे पे दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ
इन तोरण द्वार पे हमें जातक कथाओं के बारे में वर्णन मिलता है। ये जातक कथाएं लगभग 550 स्टोरीज के बारे में पता चलती है, जिसमें कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग यानी कि पशु और मानव प्रजाति से संबंधित जातक कथाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस काल में हमें कोई बुद्धा की इमेजेस नहीं दिखाई देती है, बल्कि उनके प्रतीक के रूप में उनके फुटप्रिंट, लोटस फ्लावर, एम्प्टी थ्रोन, इसको यहाँ यूज किया गया, यानी प्रतीकात्मक रूप से वहाँ भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। तो प्रारंभ में हमें बुद्ध का कोई इमेजेस, कोई मूर्ति हमें यहाँ नहीं दिखाई देती है। स्तूप के मेजरमेंट की बात करें तो 36.8 मीटर, अप्रोक्स 120.7 फीट इन डायमीटर, एंड हाइट इसकी है 16, जो डायमीटर है वो इसकी 36.8 मीटर, अप्रोक्स 120.70 फीट। जो हाइट है ये इसकी 16.46 मीटर, अप्रोक्स 54 फीट। ये रेलिंग और छत्र को छोड़कर है। तो ये इसका स्तूप का मेजरमेंट है जो हमें दिखाई देता है। ये सांची स्तूप नंबर 1 सबसे बड़ा स्तूप यानी लार्जेस्ट स्तूप हमें प्राप्त होता है, और यहाँ पर हमें ऐसा माना जाता है कि बुद्धिस्ट का जो रेलिक्स यानी धातु अवशेष है वह मुख्य स्तूप में ही रखा गया होगा। इसके अलावा हमें 2 अन्य स्तूपों के बारे में भी यहाँ चर्चा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस पुरास्थल को छोड़े बगैर यहाँ पर जो भगवान बुद्ध के धातु अवशेष हैं वो मुख्य स्तूप में ही सुरक्षित और संग्रहित रखे गए होंगे, और बाकी जो कि उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके मिशनरीज हैं, उनके 2 अन्य स्तूपों में उनके रेलिक्स रखे गए हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में इन तीनों ही स्तूप की मान्यताएं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हैं। ये सांची स्तूप का डायग्राम जो कि पर्सी ब्राउन के द्वारा इसको दर्शाया गया है, इसमें आप पूरा सांची जो कि मौर्यन, सुंग, सातवाहन और गुप्ता में जो एक डेवलपमेंट का फेज, पूरा सांची का पूर्ण रूप जो डायग्राम वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसमें हमें सांची का हर्मिका, वेदिका, जो उसको लार्जर वेदिका जो है उसमें स्तंभ, देन क्रॉसबार, उशनीश। तो हम इस प्रकार से इसका कंप्लीट डायग्राम, कंप्लीट फिगर देखते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर इसके स्तंभ के बारे में, सांची पिलर्स के बारे में, जहाँ पर यहाँ लॉयन कैपिटल बैठाया गया जो लगभग सिमिलर है सारनाथ कैपिटल से, और यहाँ पर चक्र भी स्थित है। ये हम यहाँ पर इसके तोरण द्वारों की बात करें तो हमें 3 विजिबल है एंड एक पीछे बैक साइड में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमें पूरा डायग्राम हमें यहाँ पर सांची स्तूप का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरे सांची स्तूप का पूरा डायग्राम दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ ये फोटो है जो एक्चुअल आज सांची आपके सामने दिखाई देगी, आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक्चुअल फोटोग्राफ है जो आज भी विराजमान है, स्थित है। इसके साथ ही साथ हमें ध्यानी बुद्ध का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बाद के कालों में दिखाई देता है, जिसको आप देख सकते हैं कि ध्यानी बुद्ध यहाँ पर हैं, और ये ब्रूस्ट्रेट एंड स्टेयरकेस की किस तरह से हम प्रदक्षिणा पथ को, क्योंकि प्रदक्षिणा पथ का किसी भी धार्मिक स्थल पे बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है कि बिना परिक्रमा किए उनका दर्शन परिपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ ये प्रदक्षिणा पथ का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको क्लोज व्यू में दिखाने की कोशिश की गई है। ये स्टेयर्स हैं, केस हैं, जिससे चढ़कर ये स्तूप को ऊपर तक यहाँ पर जाया जाता था। अब हम बात करेंगे सांची स्तूप 2 के बारे में। सांची स्तूप 2 जिसमें कि जिनमें कि 10 मोंग के बारे में हमें जिक्र मिलता है, जिसमें कि कुछ अशोक के टाइम सरवाइव करते थे, और यहाँ पर जो हमें डेकोरेटिव रिलीफ्स मिलते हैं उस जो मुख्य स्तूप सांची नंबर 1 है उससे भी पुराने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमें सांची नंबर 2 पे जो आर्किटेक्चरल मोटिव दिखाई देते हैं, वो हेलियोडोरस पिलर पे जो हमें मोटिव दिखाई देते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दिया है, जिसकी डेटिंग लगभग 113 BC के करीब जाती है। तो अप्रॉक्स इसकी डेटिंग भी हम उतना ही लगा सकते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन से जो 4 मुख्य इवेंट जो संबंधित है उनको यहाँ पर थीम के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और जिसमें कि
फर्स्ट नेटिव, इनलाइटमेंट, फर्स्ट शरमन और डिजी, यानी कि भगवान बुद्ध का जन्म, धर्म चक्र परिवर्तन, संबोधि और महापरिनिर्वाण की बात होती है। तो ये 4 मुख्य इवेंट हैं जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं और यहाँ पर इसका हमें उत्कीर्णन मिलता है। ये सांची स्तूप 2 है, जहाँ पर हमें कोई तोरण द्वार देखने को नहीं मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें यहाँ पर अन्न दिखाई दे रहा है, इसमें कोई गेटवे, कोई तोरण द्वार नहीं है। जो रेलिक्स की हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर, तो ये इंस्क्रिप्शन के तहत हमें पता चलता है कि सम ऑफ द रेलिक्स फाउंड इन स्तूप नंबर 2, यहाँ पर हमें कुछ रेलिक्स मिले हैं जो कि अशोक के समय के थे। तो ये मुख्य बातें हमें इस स्तूप नंबर से मिलती है। देन हम बात करेंगे सांची स्तूप नंबर 3। ये उत्तरी पूर्वी के लगभग 45 मीटर के नियर सांची स्तूप नंबर 3 स्थित है। इसमें हमें टेरिस रेलिंग, छत्रावली देखने को मिलता है और इसका कंस्ट्रक्शन 2nd सेंचुरी BC में हुआ था, जिसमें कि इसका डायमीटर 15 मीटर और हाइट 8.23 मीटर्स दिखाई देता है। अगर इसकी बात करें तो स्तूप 2 के सिमिलर साइज में है और बहुत ज़्यादा इट्स आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स मोर क्लोजली मैच दैट ऑफ द सांची स्तूप नंबर 1, यानी जो इसकी आर्किटेक्चरल रिमेन है वो सांची के स्तूप नंबर 1 से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर हमें इसका मुख्य जो उद्देश्य है, यहाँ पर सारिपुत्र और महामोगलायन सूत के रेलिक्स यानी धातु अवशेष की पर ये सांची स्तूप नंबर 3 बनाया गया है। और ये सारिपुत्र जो थे वो नालंदा के रहने वाले थे और उनका रिमेन्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से सांची स्तूप नंबर 3 जो कि आपको इस पिक्चर के माध्यम से दिखाई देते, यहाँ पर हमें एक तोरण द्वार के बारे में कॉन्सेप्ट मिलता है जो कि सांची स्तूप नंबर 3। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि जो मुख्य स्तूप है उसके पास हमें 4 तोरण द्वार देखने को मिलते हैं। स्तूप नंबर 2 में हमें कोई तोरण द्वार नहीं दिखाई देता है और यहाँ पर हमें एक तोरण द्वार दिखाई देते हैं, यानी कि मुख्य स्तूप मुख्य केंद्र में रहा होगा और बाकी जो 2 अन्य हैं ये भी धार्मिक परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण रहे होंगे। अब हम बात करें स्कल्पचर्स की, तो इनको 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें कि जो प्रथम वर्ग है उसमें हमें उनके 4 गेटवे पे जो सीन मिलते हैं उनका अलंकरण किया गया है और जो द्वितीय वर्ग है उसमें भी बहुत सारे डेकोरेटिव हमें डिवाइस, सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। और उन द्वितीय वर्ग में जिनको सम्मिलित किया गया है उसमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, यानी कि भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना जिसका जिक्र हमने अभी आपसे किया, उसके बाद यक्ष की फिगर्स और एनिमल्स, बर्ड्स के फिगर और फ्लोरल डिजाइन। तो ये द्वितीय वर्ग में जो हमें यहाँ पर अलंकरण दिखाई देते हैं उसमें हमें इनके बारे में सूचनाएं मिलती हैं। तो ये स्कल्पचर्स है जिनको 2 वर्गों में मूलतः विभाजित किया जाता है। इन स्कल्पचर में कुछ स्कल्पचरों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसमें कि ये एक मुख्य माना जाता है, जिसमें कि भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और यहाँ पर युद्ध का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कुशीनारा के मल्लों के विरुद्ध 7 राजाओं ने भाग लिया और मध्य में कुशीनारा का घेरा दिखाया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 गुट है, एक इधर और एक इधर, और बीच में इन लोग का जो मध्य में कुशीनारा का घेरा, ये कुशीनारा का घेरा है। तो इन दोनों गुटों के बीच में भगवान बुद्ध के अवशेषों के लिए संघर्ष का चित्रण किया गया है और जो विजयी राजा हैं वो हाथियों पर बैठकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वो कैसे हाथियों पर सवार है और यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि ये विजयी राजा हैं। और युद्ध के बाद भगवान बुद्ध का जो रेलिक्स है उन धातु को विजिट करने के बाद ये अन्य जगहों पर भी इन धातुओं से भगवान बुद्ध के स्तूपों को बनवाया, जिसमें कि राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप, रामग्राम इत्यादि आते हैं। तो उस युद्ध की घटना जो कि भगवान बुद्ध के धातु अवशेष के लिए की गई थी, जो कुशीनारा के मल्ल और 7 राजाओं के बीच में हुआ था, इसका वर्णन इस स्कल्पचर्स में किया गया। तो इस प्रकार से हमें इन कथानकों के बारे में सूचनाएं मिलती हैं जो भगवान बुद्ध के लिए घटित हुई थी। यहाँ पर राजा अशोक हैं
जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राजा अशोक को दर्शाया गया है। दूसरी तरफ नागाज हैं जो भगवान, और ये स्तूप है जिसको ये लोग प्रेयर कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि राजा अशोक रामग्राम के कोलिये से भगवान बुद्ध के अवशेष लेने के लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो भगवान बुद्ध रामग्राम के लिए यात्रा पर गए और वहाँ से नागाओं से इन्होंने भगवान बुद्ध के अवशेष लेने गए, लेकिन यहाँ पर नागाज बहुत पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, लेकिन यहाँ पर नागाओं से भगवान राजा अशोक विफल रहे। और इससे पता चलता है कि भविष्य में यही की तरह उन्होंने अन्य जगहों पर स्तूप बनाने की बात कही थी। इस संदर्भ में अशोक यहाँ पर विफल रहे भगवान बुद्ध के धातु अवशेष को लेने में। इसके अलावा कुछ स्क्रप्चर्स को जो कि इनके उत्तरी तोरण द्वार पे हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध को वर्शिप करते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर उनके अनुयायी उनको पूजन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि हमें इन अलंकरणों से धार्मिक सूचनाएं तो मिलती है, उसके साथ साथ सामाजिक सूचनाएं भी मिलती हैं कि इनका अटायर, इनको पगड़ी पहने हुए, इनके जो धोती है इस प्रकार से इनको बांधा गया, इन सब का अंकन हमें इनकी धार्मिक के साथ साथ इनके सामाजिक परिवेश का भी अंकन मिलता है कि किस प्रकार से यहाँ पर भगवान बुद्ध को सिंबॉलिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में पूजने की बात दिखाई गई है, ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है। एक दूसरी कहानी यहाँ पर जिक्र की गई है जो कि इनके पूर्वी तोरण द्वार पे मिलती है। यहाँ पर इसके दूसरे दृश्य में आप देख सकते हैं जो कि पूर्वी तोरण द्वार पे दर्शाया गया है। इसमें भगवान बुद्ध के चमत्कार के बारे में वर्णन किया गया है। यह दृश्य उरुविल नामक स्थान में एक कश्यप मुनि का आश्रम है, जहाँ पर ये कश्यप मुनि को दर्शाया गया है। ये यहाँ पर कश्यप मुनि का आश्रम है जहाँ पर भगवान बुद्ध यहाँ पर आश्रय लेने गए थे। नागराज, जो कि ये अग्नि मंदिर दर्शाया गया है, और यहाँ पर नागराज एक संरक्षक के रूप में कार्य करते थे, जिसमें भगवान बुद्ध को जाने के लिए मना किया गया। लेकिन भगवान बुद्ध यहाँ गए और उनके बाद उनकी भिक्षा पात्र में नागराज स्वयं आकर वहाँ पर बैठ गए, जिसके विटनेस के रूप में यहाँ पर जो 3 अटेंडेंट दिखाई देते हैं कि ये इन्होंने इस चमत्कार को अपने आँखों से देखा। इस बात का वर्णन किया कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने इस नागराज, जो कि एक विषैले और खतरनाक रूप से वहाँ पर जाने जाते थे, उनको भी अपने उपदेशों से, अपने ज्ञान से उनको अपना अनुयायी बना लिया और वहाँ पर उनके आगे नतमस्तक हो गया। और भगवान बुद्ध को यहाँ सिंबॉलिक रूप से दिखाया गया है कि किस प्रकार से उनके भिक्षा पात्र में आकर खुद ही समर्पण कर दिया, जो कि एक चमत्कारिक घटना के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध की शरण में आने से किस प्रकार से उसका मनोभाव परिवर्तित हो गया। तो ये इस बात का अलंकरण यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट, इस तोरण द्वार पे हॉर्स राइडर की दिखाया गया कि किस प्रकार से घुड़सवारी जो करते थे और वहाँ पर जो सामाजिक चित्रण था, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और तो आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर जो हॉर्स राइड कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, इनको कितनी कलात्मक रूप से यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर महाकपि जातक में इसके दूसरे दृश्य में आपको महाकपि जातक का दृश्य अंकन किया गया है। इसकी चर्चा हम भरहुत स्तूप में भी कर चुके हैं कि किस प्रकार बोधिसत्व बंदरों के राजा के रूप में उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने शरीर को एक ब्रिज, एक पुल की तरह बना दिया और उस पर चढ़कर उनके अनुयायी नदी पार कर बड़े आम्रफल के जो फल को खाने के लिए जाते हैं और वहां से ब्रह्मदत्त ने इस वृक्ष को घेर लिया और बोधिसत्व ने अपने साथियों को पूरी तरह से सुरक्षित वहां पर निकाल दिया। तो ये जो जिक्र है हमें सांची के स्तूप पे दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ भरहुत पे भी इसका जिक्र किया गया, जिसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस कथानक के घटना के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। वही घटना हमें भरहुत के साथ साथ सांची पर भी उत्कीर्ण दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हमें भगवान बुद्ध से इनलाइटमेंट मिलने के बाद
यहाँ पर प्रसेनजीत राजा भगवान बुद्ध से मिलने जाते हैं, तो किस प्रकार एक राजा का प्रोसेशन, एक राजा का काफिला जाता है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्रसेनजीत भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हैं और उनसे एनलाइटमेंट मिलने के बाद वो भगवान बुद्ध के लिए अपना बौद्ध धर्म के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाह रहे हैं और वो अपना पूरा काफिला लेकर भगवान बुद्ध के पास जा रहे थे। इस बात का हमें वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ हमें भगवान बुद्ध को एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर वर्णन करते हुए दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध को यहाँ पर सांकेतिक रूप से दिखाया गया है कि उर्वेला नदी के ऊपर किस प्रकार से वॉक करते हुए, और उनको एक विशेष रूप से, उनको सांकेतिक रूप से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध को सांकेतिक रूप से हमें विभिन्न कथानकों में उनके चमत्कार, उनके विभिन्न घटनाओं और उनसे जुड़े हुए अनेक कहानियों, कथानकों का वर्णन वहाँ पर किया गया। जैसा हमने आपको बताया कि इन जो हमें सांची स्तूप पे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। उसमें एक वर्ग यक्ष और यक्षिणियों की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कि उनके तोरण द्वार में यक्षिणी की जो प्रतिमा मिलती है यहाँ पर दिखाया गया है, और ये जो लताओं को पकड़कर यहाँ पर होल्ड करके अपने हाथ को ऊपर उठाए वहाँ पर खड़ी हैं, तो उसका वर्णन किया गया जिसको साल भंजिका मुद्रा कहा जाता है। इसका वर्णन हमें यहाँ पर दिखाया गया कि किस प्रकार से ये यहाँ पर इसको होल्ड की हुई हैं और ये एक प्रकृति का प्रतीक मानी जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर यक्षिणी की प्रतिमा का अंकन किया गया है। इसके बाद हमें स्कल्पचर्स में कुछ और सूचनाएं मिलती हैं, जैसा कि सांची स्तूप पे एनिमल्स फिगर, जो कि हमने आपको जब पिलर्स स्तूप पढ़ाया था उस पर दिखाया था कि किस प्रकार से लॉयन कैपिटल को यहाँ पर दर्शाया गया, जो यहाँ में स्कल्पचर्स में भी दिखाई देते हैं। यानी कि स्कल्पचर्स हमें जो पिलर्स इस प्रकार पिलर्स हमें मोनोलिथ पिलर्स जो दिखाई देते हैं, उसके साथ ही साथ इनका अंकन भी हमें दिखाई देते। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पिलर्स है और पिलर्स पे किस प्रकार ये आपको लॉयन कैपिटल फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर चक्र का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हमें इनके तोरण द्वार पे स्कल्पचर्स में भी इन पिलरों का अंकन दिखाई देता है जो मूल रूप में वहाँ पर स्थित था। इसके साथ ही साथ हमें कुछ फ्लोरल डेकोरेटिव मोटिव्स भी दिखाई देते हैं जिसका हमने जिक्र किया। तो इस प्रकार से विविध अलंकरणों का संयोजन हमें सांची स्तूप पे दिखाई देता है और वहाँ पर इसके अलंकरण प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन तोरणों पे जो अलंकरण हमें देखने को मिलता है वो भारतीय वास्तुकला के इतिहास में, भारतीय कला के इतिहास में उन कलाकारों की प्रतिभाओं की देन है जो हमें यहाँ पर रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार सांची का स्तूप वास्तुगत सौंदर्य, व्यंजनात्मक मूर्तिकला का और प्रतीकात्मक व्याख्या का एक अद्भुत उदाहरण है जो आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। इसके बाद हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब हम अपने अगले लेक्चर में आपको दक्कन के स्तूपों के बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ पर हमें कौन कौन से मुख्य स्तूप मिलते हैं, उनकी विशेषताएं, उनकी कलात्मक परिचय क्या है, इस बारे में हम आपसे बातें करेंगे। धन्यवाद।